यूट्यूब चैनल। दिस इज रऊफुर रहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हमारा टैक्सेशन का लेक्चर 9 है, हावेवर जीएसटी का लेक्चर 3 है हमारा। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मींस पर्सन्स हु आर required to get आज हम डिस्कस करेंगे कौन वो लोग हैं जिनको जरूरी है या कंपलसरी है, क्या इसके लिए कोई लिमिट है। यानी सिंपल मैं कहूं तो आपसे कि किस किस बंदे को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जीएसटी में उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। क्या सर ये जरूरी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई अगर गुड्स सप्लाई करता है या सर्विसेज सप्लाई करता है उसको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। उस डिस्कशन के बाद आपको पता चलेगा कि किसको रजिस्ट्रेशन करनी है, किसको नहीं है। मैंने इस टॉपिक को हावेवर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता। हावेवर मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने अपने तरीके से इसके दो चीज बनाए, दो कॉलम्स बनाए। मैंने एक में लिखा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मींस आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही करनी पड़ेगी। कब सर, डिस्कशन करेंगे। दूसरा कॉलम मैंने लिखा थ्रेश होल्ड लिमिट। लॉ ने बोला हम एक लिमिट लगाएंगे कि हम हर किसी, अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करता, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स सेल परचेज करता है, हम हर किसी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं कर सकते। हम एक लिमिट लगाते हैं और अगर आपकी सेल्स, अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से ऊपर जाता है, आप उस लिमिट से एक्सीड करते हैं, तब जाके आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि यू हैव टू गेट रजिस्टर, या आपने जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा, आपके लिए फिर कंपलसरी है। उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सर हमारे लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशहोल्ड लिमिट मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा इफ द एग्रीगेट टर्नओवर। सर मैंने आपसे हल्का डिस्कस किया था, यहां हम टर्नओवर वर्ड यूज करते हैं, क्यों, किसके बदले में, सेल्स के बदले में। यानी क्या सर, क्या देखा जाएगा, सेल देखा जाएगा। सर परचेज भी इंक्लूड होंगे, आंसर इज नो। सिर्फ किस बंदे ने या किस पर्सन ने कितनी सेल की है। फिर मैंने वर्ड यूज किया एग्रीगेट टर्नओवर। मैं अभी इस चीज का डिस्कशन नहीं करूंगा, इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे यही डिस्कस करूंगा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। लेकिन अभी आपका मैं ओवरऑल समझाने के लिए बोल रहा हूं सेल्स। लॉ कहता है कि हम आपके लिए एक लिमिट लगाते हैं। देखो, अगर हर किसी को कंपलसरी किया जाए कि आपने जीएसटी रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे, जो छोटा छोटा बिजनेस चलाते हैं, तो हर किसी के लिए एक बर्डन बन जाता है। इसलिए लॉ ने एक लिमिट बनाई कि हर किसी को नहीं, इन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब लॉ ने क्या कहा, लॉ कहता है कि हम कैसे या किस बेस पे, क्या आधार लेंगे, बेस क्या रखेंगे जिसके बेस पे हम कहेंगे कि इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। लॉ ने कहा हम देखेंगे सेल्स। वो कौन सी वाली सेल्स, एग्रीगेट। डिस्कशन इस पॉइंट के बाद करूंगा। तो अभी मैं पॉइंट याद आपके लिए बताऊंगा कि सेल्स, आप इस वर्ड को रिमूव करके ही बोल सकते हैं मेरी सेल्स कितनी है। यानी हमारा आधार जो बेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सेल्स बनाया गया। अब फिर लॉ ने कहा कि अब कुछ स्टेट्स है जहां पे बिजनेस ज्यादा है, कुछ स्टेट्स है जहां पे बिजनेस कम है। लॉ ने स्टेट्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया। कुछ स्टेट्स होती हैं जो एक एंगल से मानो जो बैकवर्ड टाइप स्टेट्स है, जो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है, उनको कहा गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और बाकी को अदर्स कहा गया। तो मैं डिस्कस करूंगा स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ लिमिट अलग है और बाकी के लिए कुछ लिमिट अलग है, उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने वर्ड लिखा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इसमें भी लॉ ने क्या कहा, लॉ ने लिमिट अलग दी है। मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूं। लॉ ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट के भी मैंने 3 हिस्से कर दिए, मैं खुद नहीं कर रहा, ये जीएसटी लॉ बता रहा है। क्या बता रहा है, कहता है ये पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इसके भी 3 पार्ट कर दे। तो लॉ क्या कहता है, कहता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में पहले ये 4 स्टेट्स, जैसे मैंने लिखा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 3 या 4 स्टेट्स जो है,
इनके लिए लॉ ने लिमिट रखी 10 लाख रुपए। मैंने यहां पे आपके लिए लिख लिया 10 लाख रुपए। सर क्या मतलब ये हुआ अगर इनके पास जो सेल्स है वो मोर देन 10 lakhs है तो इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सर अगर इन स्टेट्स के जो लोग हैं, इन 4 स्टेट्स के जो लोग हैं, अगर उनकी सेल या उनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड नहीं करता तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी है? इन 4 स्टेट्स के लिए अगर उनका टर्नओवर, इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख रुपीस। तो याद रखना आप लोगों को पड़ेगा कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए 10 लाख का लिमिट है। इसे हम कभी वर्ड क्या यूज करते हैं? थ्रेशोल्ड लिमिट। इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है, या आप वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो लिमिट है वो 10 लाख है इनके लिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी, अभी मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ही हूं, लेकिन उसका जो नेक्स्ट इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 4 स्टेट्स के लिए लॉ कहा। लॉ कहता है इन स्टेट्स को 20 लाख का लिमिट हम रखते हैं। इनके लिए जो थ्रेश होल्ड रखा गया वो 20 लाख, 20 लाख रखा गया। मीन सर इसका मतलब ये हुआ अगर इनकी सेल 20 लाख से एक्सीड नहीं करती तो इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ देयर टर्नओवर और aggregate turnover exceeds 20 lakh rupees then they have to get registration, GST registration। तो ये हो गई अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इनके लिए 20 लाख का लिमिट है। ये पूरा जो टॉपिक मैं सोच समझ के ये टॉपिक ले आता हूं आपके लिए, मुझे जो लगते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेके आ गया। थर्ड कैटेगरी इसकी बनाएगी जम्मू एंड कश्मीर। यस, जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। लॉ कहता है जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट्स। इन 3 स्टेट्स के लिए लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है 2 लिमिट। मैंने लिखा एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर मैंने दूसरा वर्ड लिखा बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सर क्या मतलब हुआ? मैं पहले आपको 3 स्टेट्स अगेन रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सा स्टेट है जो मैं डिस्कशन करूंगा सिर्फ इन 3 स्टेट्स के लिए। इन 4 स्टेट के लिए 10 लाख का लिमिट रहेगा, मींस 10 लाख से एक्सीड नहीं करेंगे तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। बट अगर 10 लाख से एक्सीड कर गए तो यू हैव टू गेट रजिस्टर। उसके बाद मैंने इन 4 स्टेट्स के लिए बोला 20 लाख की लिमिट है। अगर 20 लाख से एक्सीड नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर एक्सीड करते तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अब मैं जो डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हल्का सा डिफरेंट डिस्कशन है, इसलिए मैं अब इसका डिस्कशन अलग से थोड़ा डिटेल हो जाएगा। कौन कौन सी स्टेट है? जम्मू कश्मीर है, आसाम है, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। मैंने क्या लॉ क्या कहता है? जीएसटी लॉ कहता है अगर आप सप्लाई करते हैं ओनली गुड्स। सर क्या मतलब ये हुआ मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं सिर्फ गुड्स सेल परचेज करता हूं, मैं साथ में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं सिर्फ गुड्स सप्लाई करता हूं, अगर मैं सिर्फ सेल परचेज ऑफ गुड्स करता हूं, इसमें और कोई एक्स्ट्रा काम में नहीं करता, लॉ कहता है आपके लिए फिर एग्जम्पशन लिमिट है 40 लाख की। मैंने तभी लिखा एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब हुआ अगर आप डीलिंग इन ओनली इन गुड्स करते हैं, ओनली इन गुड्स, ख्याल रखना पॉइंट क्या है, ओनली इन गुड्स, तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख का रखा गया। इसका मतलब सर करंटली जो जम्मू कश्मीर वाले, क्योंकि मेनली एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर जे के बेस, इस बेस पे क्वेश्चन आया, अगर जे में आप गुड्स, सिर्फ गुड्स, याद रखना एक्सक्लूसिवली गुड्स में अगर आप डील करते हैं तो आपको 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सर कब रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? अगर आपकी जो सेल ऑफ गुड्स है वो एक्सीड करती है 40 लाख से, देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। नाउ लॉ कहता है अगर आप दोनों चीजें इकट्ठे प्रोवाइड करते हैं, सर अगर कोई ऐसा बंदा है जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में गुड्स भी सेल करता है, उसके लिए लिमिट रखी गई 20 लाख। क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? सर अगर ये 3 स्टेट्स के पर्सन्स, इन 3 स्टेट्स के रहने वाले
अगर ये सिर्फ गुड्स सोल्ड करते हैं तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। मींस दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन इफ देयर क्या एग्रीगेट टर्नओवर और सेल्स एक्सीड्स 40 लाख, 40 लाख रुपए। लेकिन अगर 40 लाख से नीचे है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है? ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। सर अब मैंने जो दूसरा डिस्कशन किया, अगर आप दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस आप सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं, आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, तभी मैंने लिखा बोथ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो आपके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो होगी 20 लाख की। सर मेरे दिमाग में एक डाउट आता है, सर अगर बोथ प्रोवाइड नहीं करते, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो लिमिट 40 लाख रहेगी या 20 लाख रहेगी? आंसर द लिमिट विल बी 20 लाख। तो सर्विस प्रोवाइडर इसमें आएगा। सर तो ओवरऑल मतलब ये हुआ, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, इन 3 स्टेट्स की भी बात कर रहा हूं, अगर आप गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हैं तो 40 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट रहेगी। लेकिन अगर आप खाली सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 20 लाख की लिमिट रहेगी। बट इफ यू प्रोवाइड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन लिमिट रहेगी वो 20 लाख रहेगी। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, मैंने लिखा यहां पे वर्ड मोर देन। सर क्या मतलब? अब ये मोर देन क्यों बता रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर मेरी लिमिट जो है जैसे 10 लाख, 20 लाख है, 40 लाख है, 20 लाख है, अगर ये सेम आ जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लॉ वर्ड यूज करता है इफ इट एक्सीड्स, मींस अगर आपका जो सेल है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है, फिर वो 1 रुपए एक्सीड करे, 10 रुपए एक्सीड करे, 10 करोड़ एक्सीड करे, आपने रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। इसका एक टाइम पीरियड भी है, आपने विद इन जिस टाइम पे आपको पता चलेगा कि मेरी जो सेल है वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख और 20 लाख से एक्सीड करेगी, उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया गया लॉ के, क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल लिमिट क्या कहा मैंने कहा, मैं अभी डिस्कशन कर रहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इन 4 के लिए 10 लाख का लिमिट, इन 4 के लिए 20 लाख का लिमिट। फिर मैंने 3 स्टेट्स के लिए अलग डिस्कशन किया, इनके लिए एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहे हैं तो 40 लाख, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या बोथ गुड्स एंड सर्विस तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट रहेगा। सर अभी तक का डिस्कशन जो चल रहा था वो डिस्कशन किस बात पे चल रहा है, किन पे चल रहा था? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब मैं बाहर आ जाता हूं, अगर आप वैसे भी ध्यान से देखेंगे, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, हमने तो कुछ ही का डिस्कशन किया, बाकी कहां जाएंगी, यहां से आप ध्यान से देखेंगे। अब मैंने कहा अदर्स में भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन किया। लॉ कहता है अगर पौंडीचेरी एंड तेलंगाना है, ये 2 स्टेट्स के लिए लॉ ने, हाउएवर बोथ स्टेट्स आर नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लेकिन लॉ ने कहा कि अगर ये 2 स्टेट्स है पौंडीचेरी एंड तेलंगाना, इनके लिए जो लिमिट रहेगी वो अगेन 20 लाख रहेगी। सेम डिस्कशन वही रहेगा जैसे इनके लिए है, लेकिन मैंने अलग क्यों लिखा? सिर्फ इस चीज के लिए। अदरवाइज देखो, इनका भी लिमिट 20 लाख है, इनका भी लिमिट 20 लाख है। मैंने इनको अलग क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहां 2 हिस्से किए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये आते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग रखा और इनको अलग रखा। अदरवाइज पौंडीचेरी एंड तेलंगाना के लिए भी 20 लाख का लिमिट रहेगा। अब सर जो बाकी लोग बचे, जो बाकी स्टेट्स बचे, मुंबई, दिल्ली, अदर स्टेट्स, बेंगलुरु वगैरह, जितने भी स्टेट्स अब बचते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल लिमिट कौन रहेगा? ये वाला लिमिट रहेगा। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा अगेन वही बात, अगर आप, फिर से वही बात कर रहा हूं, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हैं, तो अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हैं तो 40 लाख का लिमिट रहेगा। अगर आप दोनों प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख रुपीस, 20 लाख का लिमिट रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सोचना, एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख का लिमिट है। अगर आप दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो 20 लाख का लिमिट रहेगा। बट सर अब ये जो 20 लाख है, क्या वही सेम डिस्कशन रहेगा? अगर मैं सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो अगेन 20 लाख का लिमिट विल बी एप्लीकेबल। तो ये था रजिस्ट्रेशन आपने थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से कब करनी पड़ेगी?
तो उसके लिए हमने कहा अगर इनका एग्रीगेट टर्नओवर, जो मैंने कहा आप याद रखो सेल्स, अगर इनकी सेल्स, देखो हम दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, हम दोनों चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे। क्या सर, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए परचेज प्लस सेल को एग्रीगेट किया जाएगा, टोटल किया जाएगा? आंसर इज नो। मैंने तभी वर्ड यूज किया टर्नओवर मींस ओनली सेल्स देखी जाएंगी आपकी। तो अगर आपकी सेल्स इन चीज से एक्सीड करती है तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी आपके लिए। अगर यहां तक है तो आपके लिए ऑप्शनल है। मैं आपको हल्का डिस्कशन इसके बारे में कर देता हूं। सर मेरा ये डाउट है, अगर किसी का लिमिट एक्सीड नहीं करता फिर भी वो, यानी इन लिमिट से एक्सीड नहीं करता फिर भी वो चाहता है कि ऑप्शन मींस फिर भी वो चाहता है कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करूं, उसके लिए ऑप्शनल है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यहां तक आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, यहां तक आपके पास ऑप्शन है। नहीं करवाओगे तो अच्छी बात है, करवा दोगे तो और अच्छी बात है, तो आपकी मर्जी, मींस यू हैव अदर ऑप्शन। अगर ये एक्सीड नहीं करता, सर अगर ये एक्सीड हो गया तो आपके लिए कंपलसरी बन जाएगा, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक है लिखा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मींस, देखो अगेन मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अराउंड 11 पॉइंट्स हैं, मैंने तो 4 ही लिखे हैं, लेकिन मैं आपको वो 4 बता रहा हूं। ये 4 मैंने लिखे ही क्यों, इसलिए कि मुझे लगा ये वाली चीजें आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा सर, यहां लिखा मैंने वर्ड मैंडेटरी। इन लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मींस सर क्या ये लिमिट चेक नहीं की जाएगी? आंसर इज नो, ये लिमिट अब चेक नहीं की जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये ऐसे काम करते हैं, या ये जो मैं डिस्कस करूंगा, इनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नाउ लेट अस डिस्कस किसके लिए मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो पहला वर्ड मैंने लिखा पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। सर याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इंटरस्टेट सप्लाईज या इंटरस्टेट सेल्स। मैंने कहा था कि इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप माल सोल्ड करते हैं तो उसे इंटरस्टेट सेल्स कहते हैं, परचेज करते हैं इंटरस्टेट परचेज। लेकिन अभी मेरा डिस्कशन है सेल्स के बारे में। तो लॉ कहता है अगर आप किसी दूसरे स्टेट में माल सोल्ड करते हैं तो हम उस टाइम पे आपका ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको इग्नोर करेंगे, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करानी पड़ेगी। सर क्या मतलब? अगर मेरे 20 लाख एक्सीड नहीं होंगे, 10 लाख एक्सीड नहीं होंगे, 20 लाख एक्सीड नहीं होंगे, 40 लाख एक्सीड नहीं होंगे, स्टिल इसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? द आंसर इज यस। तो मैंने वर्ड यूज क्या किया? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कब आपके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन? कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की आपको इसकी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है? आपको मैंडेटरी कराना पड़ेगा। तो पहला वाला वर्ड डिस्कस क्या किया? अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड वन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है अगर कोई बंदा मिस्टर अदनान जेके में बिजनेस करते हैं, यानी उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? जेके में। मींस उसका नॉर्मल सेटअप, बिजनेस सेटअप पूरा जेएंडके में चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है? कभी कभी अपने गुड्स को दिल्ली लेके सेल करता है, यहां दिल्ली जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन वो वहां जाके परमानेंट नहीं काम कर रहा है। वो वहां, यानी कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? डज नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मैंने यहां पे लिखा, यानी उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? जेएंडके में। अब वो कहां जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली वो परमानेंटली नहीं जा रहा है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने या कुछ वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है या कुछ गुड्स सेल परचेज करने जा रहा है। तो वहां उसका क्या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है? आंसर इज नो। अगर वहां फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है तो सीन अलग बनेगा। तो मैं भी डिस्कस ये कर रहा हूं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसे कहा जाएगा। तो मेरा मिस्टर अदनान जो है वो जेएंडके में है, परमानेंट बिजनेस, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस उसका जेएंडके में है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो दिल्ली जा रहा है, कुछ काम के लिए या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कुछ गुड्स सेल परचेस करने पर सेल करने के लिए मिली। तो
अगर ऐसा सीन है, जब वो दिल्ली जाएगा उसको कहा जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो लॉ कहता है अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जिस स्टेट में वो गया और जहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है या गुड सेल करने जा रहा है। जैसे हमारी सिचुएशन में मिस्टर अदनान दिल्ली गया, तो क्या मिस्टर अदनान को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी दिल्ली में? आंसर इज यस, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसके लिए लॉ आपको बोलता है कितने दिन के लिए आपको रहना है वगैरह, वो डिटेल डिस्कशन है आपके लिए, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे हल्का सा डिस्कस करना था कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किन के लिए है। मैंने दूसरा जो टॉपिक लिखा था वो था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का डिस्कशन हुआ, तो क्या इनके लिए कंपलसरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है? आंसर इज यस, इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। Now let us discuss the third point is which is person required to pay tax on या under RCM। सर RCM का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है, मैं हल्का सा इसका डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं। वो डिस्कशन क्या है मैं हल्का सा आपको बता देता हूं। RCM या आरसी मींस, मैंने वर्ड आपके लिए लिख लिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज क्या होता है सर? रिवर्स चार्ज में हमने क्या डिस्कशन किया था जीएसटी के बारे में, आपको हल्का सा याद होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। मैंने कहा था अगर ए सेलर है, ये सोल्ड गुड्स करता है बी को, बी इज द बायर। फिर मैंने आपसे कहा था कि हमेशा गवर्नमेंट किसे पकड़ेगी जीएसटी के लिए? सेलर को। गवर्नमेंट किसको पकड़ती है? सेलर को। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट सेलर को छोड़ के, कभी कभी रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी गवर्नमेंट सेलर को छोड़ के किसको पकड़ रही है? बायर को। बायर से कह रही है कि आप हमें जीएसटी दो। वैसे डायरेक्ट चार्ज जो होता था, डायरेक्ट चार्ज हम इसे कहेंगे, अगर गवर्नमेंट सेलर को पकड़ेगा तो इसे हम जनरली कहते हैं डायरेक्ट चार्ज। मींस जो जीएसटी का मैकेनिज्म है वो नॉर्मल वाला मैकेनिज्म। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट इस बार सेलर से जीएसटी नहीं मांग रही, इस बार अगेन वो बायर से मांग रही है, बायर के ऊपर कंपलसरी कर देता। इसके लिए कुछ सिचुएशंस है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, नहीं तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स लॉ ने रखी है कि किस किस में एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं और हल्का सा जस्ट बता देता हूं कि ऐसा भी लॉ ने क्यों किया। क्योंकि लॉ तो हमेशा सेलर को पकड़ता है, बायर को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ी? देखो लॉ कहता है कभी कभी अगर जैसे हम रहते हैं इंडिया में, कोई बंदा है यूएसए से, अब जो यूएसए वाला है वो गुड्स सोल्ड करता है इंडिया वाले को, तो यूएस वाला क्या बना? सेलर। अब इंडिया वाला क्या बना? बायर। अब यहां पे गवर्नमेंट सेलर को नहीं पकड़ सकती बिकॉज सेलर इज द रेजिडेंट ऑफ यूएसए। हम वहां जाके उसको थोड़ी पकड़ेंगे, भाई क्या है हमारा जीएसटी पे करो। इसका मतलब हमारा इतना पावर नहीं है हम उसको कवर कर पाए, उसको पकड़ पाए सेलर को कि वो आप हमें जीएसटी दो, क्योंकि वो बंदा यूएस का है। कहां जाके इंडिया उसको ढूंढ के लाएगा और बोलेगा आप जीएसटी दो। इसलिए लॉ कहता है हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई सीन है तो हम पकड़ेंगे इंडिया वाले को। हम तो जानते हैं इंडिया वाले को, हम इसे जानते हैं, हम इसे कहेंगे आपने बाहर से माल खरीदा, ये सेल मान लिया जाएगा, तो हम आप पे जीएसटी चार्ज करेंगे। जनरली जीएसटी किस पे चार्ज होता है? सेलर पे। लेकिन इस बार सरकार किसे पकड़ेगी? इंडिया वाले को। इंडिया वाला तो बायर है, दैट मींस रिवर्स चार्ज। डायरेक्ट चार्ज हो गया जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो सरकार हमेशा किसको पकड़ेगी? सेलर को। लेकिन इस बार बायर को पकड़ेगी। इसकी बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन एक सिचुएशन मैंने डिस्कस किया। तो कहता है अगर किसी पर्सन को, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ा, रिपीट कर रहा हूं,
अगर किसी पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ा, इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी, आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वही मैंने बात लिखी, मैंने कहा पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो अगर आपको रिवर्स चार्ज में कभी टैक्स पे करना पड़ा तो आपको कंपलसरी मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, कोई लिमिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगी, आपने रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा, मैंने लिखा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अब मैं आपसे वो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसे हम जनरली कहते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर नॉन रेजिडेंट याद होगा, इनकम टैक्स में पढ़ाया था। अब जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, पर्सन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया रहता है, यानी इंडिया का है ही नहीं, तभी मैंने वर्ड यूज क्या किया, नॉन रेजिडेंट। अब ये रहता तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन ये कभी कभी कहां आता है बेटा, इंडिया में आता है और यहां अपना बिजनेस करता है, चाहे एज अ प्रिंसिपल करे या एज एजेंट करे। तो अगर कोई बंदा बाहर का है, वो कभी कभी इंडिया में आता है, यहां पे कभी कभी बिजनेस कर लेता है और उसका क्या नहीं है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने कहा उसके पास फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सर क्या 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 मतलब, उसका यहां बिजनेस सेटअप नहीं है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहां से वो बिजनेस इंडिया में करता है। अगर उसका सर अगर फिक्स्ड प्लेस है तो वो नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां बिजनेस कर रहा है, फिर तो टेंशन ही नहीं। तो टेंशन कब है, अगर वो है तो नॉन रेजिडेंट लेकिन इंडिया में कभी कभी आता है, क्या करने सर, टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। अब सप्लाई में बी अ सेल परचेज और अ सर्विसेज। तो अगर वो कभी कभी कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर, गुड्स सोल्ड करता है, बट उसके पास इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो कहलाया जाएगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो लॉ कहता है हमारा, जीएसटी लॉ, उसे मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इंडिया में। अब वो कितने टाइम के लिए लेगा वो अलग डिस्कशन है, वो डिस्कशन करंटली डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन इतना आपके लिए जरूरी है। तो पहला क्या था, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। दूसरा मैंने कहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिर मैंने कहा पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। फिर मैंने तीसरा कहा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। इससे काम नहीं बनेगा, जो हमने क्या पढ़ा था, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो थ्रेशोल्ड लिमिट इन लोगों के लिए नहीं देखा जाएगा। हावेवर इसके और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा उतना मैं डिस्कस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने लिखा एग्रीगेट टर्नओवर। अभी अभी हम डिस्कस करके आए कि सर जिसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या थ्रेशोल्ड लिमिट, हमने कहा था कि अगर जैसे हमने कहा 20 लाख से एक्सीड करता है क्या एग्रीगेट टर्नओवर। फिर मैंने आपसे कहा था कि अभी सेल्स आप मान लो, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस हल्का सा करना है कि इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, क्या चीज इंक्लूड की जाएगी, क्या चीज एक्सक्लूड की जाएगी, तब जाके वो बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, एग्रीगेट टर्नओवर, यानी टोटल सेल में क्या क्या सेल आएगी। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो टोटल सेल में क्या क्या सेल आएगी। तो पहला मैंने कहा इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, मींस जितनी भी आप गुड्स सोल्ड करते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है, दोज आर कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाईज। सिंपल बात, यानी जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी लगता है, उनको हम कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज। फिर दूसरा, इसका मतलब सर अगर मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज है तो क्या ये इंक्लूड हो जाएंगे एग्रीगेट टर्नओवर में? आंसर इज यस, यानी ये सेल मान लिया जाएगा। उसके बाद लॉ कहता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। अब लॉ में आपको पहले कह चुका हूं, मैं जीएसटी लॉ भी आपके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता। अगर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको कवर करने में। अब मुझे जितना लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना उतना मैं डिस्कस कर रहा हूं। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती हैं वो वाली सप्लाईज जो लॉ कहता है हम इन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, दोज आर नॉट लाइबल फॉर टैक्स, यानी जीएसटी वाला, उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उनको हम कभी कभार कहते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाईज।
उसके बाद लॉ कहता है अगर आपने ऐसी कोई चीज की जो एग्जम्प्टेड है जीएसटी से, जिन पे ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहा है सरकार, तो क्या वो भी टोटल टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा? आंसर इज यस। हाउएवर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज सर्विसेज और सप्लाईज, but still they will be aggregated with the aggregate turnover, या they will be added to the aggregate turnover, यानी aggregate turnover निकालने के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, फिर मैंने कहा एक्सपोर्ट सप्लाईज। सर एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी लगता है, आंसर इज जनरली यस, लेकिन लॉ बाद में इसे एग्जम्प्ट कर देता है। लॉ कहता है अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे यानी उसको प्रमोट करने के लिए, लॉ कहता है जीएसटी कभी कभार एप्लीकेबल नहीं है, अगर एप्लीकेबल कर देता उसको वापस दे देता है बाद में लॉ। मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा, वो डिस्कशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट सप्लाईज कर रहे हैं यानी इंडिया से बाहर माल से सेल कर रहे हैं, तो क्या वो सेल में इंक्लूड, एग्रीगेट में इंक्लूड किया जाएगा? आंसर यस। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा या क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है ऑल ऑफ द अबव वाला टाइप सा सीन बनाए वो। तो मैंने क्या कहा, सारी टैक्सेबल सप्लाईज जो आप सेल करते हैं, सारी एग्जम्प्टेड सप्लाईज, और जितना आप एक्सपोर्ट सप्लाईज यानी आउट ऑफ इंडिया माल सोल्ड करते हैं वो भी सेल एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। फिर इंटरस्टेट सप्लाईज, सर अगर आपने किसी एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट माल सोल्ड किया तो वो भी ऑटोमेटिकली, वो तो ऑलरेडी ही आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज में, बट स्टिल इन्होंने अलग से भी लिखा इंटरस्टेट सप्लाई। तो इन सारी चीजों का एग्रीगेट टोटल किया जाएगा, फिर देखा जाएगा वही वाली बात, सर 20 लाख से ज्यादा है या 40 लाख से ज्यादा है, जो मैंने वहां डिस्कस किया था इस टॉपिक से पहले कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, जब आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होना चाहिए, जब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी है। उसके लिए मुझे चाहिए था एग्रीगेट टर्नओवर। लॉ कहता था अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख और 40 लाख, वही बात मैं कर रहा हूं, टोटल किस किस चीज का किया जाएगा, क्या क्या चीज प्लस किया जाएगा, और ये 20 लाख या 40 लाख का लिमिट चेक किया जाएगा। फिर मैंने वर्ड लिखा ऑफ अ पर्सन मींस एक जीएसटी नंबर नहीं, हैविंग सेम पैन। उस बंदे का हो सकता है किसी बंदे ने 2 जीएसटी नंबर खोल के रखे हैं, 2 जीएसटी नंबर, 3 जीएसटी नंबर खोल के रखे हैं, बिजनेस एवं अलग अलग है। लॉ कहता है नहीं, हम देखेंगे पैन नंबर मींस परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो जीएसटी नंबर का जो बेस होता है वो होता है पैन नंबर, यानी पैन के बेस पे ही आपको जीएसटी मिलता है। तो हो सकता है कोई बंदा क्या करता है, इस लिमिट से बचने के लिए 4 रजिस्ट्रेशन कर देता है, दूसरी जगहों पे रजिस्ट्रेशन कर देता है, एक जगह रजिस्ट्रेशन की दूसरी जगह वो कहता है कि मैं ना दिमाग लगाता हूं, कुछ सेल उससे कर रहा हूं, कुछ सेल इस जीएसटी नंबर पे कर रहा हूं, कुछ सेल दूसरी जीएसटी नंबर पे कर रहा हूं। सर हाँ जी, तो आप अ पर्सन हैविंग सेम पैन, तो हम देखेंगे इस पैन जो एक बंदा, उस पर्सन का, हम एग्रीगेट टर्नओवर किसका, उस पर्सन का हैविंग सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस मींस अगर मेरा बिजनेस कहीं और पे भी, मैं अपने पैन से कहीं और पे भी बिजनेस कर रहा हूं, कहीं और अपनी सेल दिखा रहा हूं या अपनी सेल वहां कर रहा हूं, किसी और जगह कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा पैन देखा जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए अकाउंट नंबर तो चाहिए, कहीं और बिजनेस करूंगा तो अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर के लिए मुझे पैन चाहिए, तो पैन के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर मैं 4 बिजनेस कर रहा हूं, अलग अलग बिजनेस कर रहा हूं, 4 कर रहा हूं, लेकिन एक ही पैन पे कर रहा हूं, वो चारों बिजनेस एक माना जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर टोटल में देखा जाएगा। तो आपके लिए वो उतना काफी जरूरी नहीं है, इतना आपके लिए काफी है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज। हाउएवर इसके बाद भी और भी सप्लाईज है जो जीएसटी डिस्कशन है, जैसे नील रेट सप्लाईज, तो ये मैं डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकता। वैसे हाउएवर नील रेटेड सप्लाईज होती है, वो सप्लाई टैक्सेबल तो है, लेकिन उन पे जीएसटी करंटली 0 लगता है। जैसे नील हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, नील रेटेड supplies. Nil rated supplies means supplies which are taxable, but currently इनकी जो GST रेट जो होती है वो 0% होती है। However taxable तो है, लेकिन GST रेट 0% होती है। ऐसे सप्लाईज को नील रेटेड सप्लाईज कहते हैं। उसके बाद
सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो सिंपल बात सर, अगर आप जीएसटी उस पे ओब्वियसली जब सेल करेंगे, अगर आपके पास कोई जीएसटी का वैल्यू है, एसजीएसटी का वैल्यू है, सीजीएसटी का, आईजीएसटी, यहां कोई सेस आपने पे किया है तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। और फिर क्या कहा? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाई मींस परचेजेस, सिंपल बात। इनवर्ड आ रहा है हमारे पास, आउटवर्ड हो गया सेल भी, इनवर्ड हो गया हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या आएगा? परचेजेस आएंगे। तो इनवर्ड सप्लाईज मींस परचेजेस ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन अंडर रिवर्स चार्ज। तो लॉ कहता है अगर आपकी कोई ऐसी परचेजेस है या ऐसी इनवर्ड सप्लाईज है जिस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज पे लगता है, रिवर्स चार्ज अभी भी डिस्कस करके आए, तो अगर उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज पे लगता है तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वही बात है, ये दो चीजें एक्सक्लूड की जाएगी। क्या क्या? एक तो अगर आपके यहां कुछ जीएसटी एसजीएसटी वगैरह उस पे चार्ज किया हुआ तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर आपकी कोई परचेजेस ऐसी है जिन पे क्या सर बाकी परचेजेस इंक्लूड की जाएंगी? आंसर इज नो। यहां इंक्लूड क्योंकि मैं इसका डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां हम टैक्स दे रहे हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। एवं लॉ इसको डिस्कस कर रहा है, लॉ बता रहा है कि हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि डाउट हो सकता था, क्योंकि इस बार टैक्स मैं पे कर रहा हूं। जब मैं टैक्स पे कर रहा हूं कहीं ये सेल ना माना जाए या सेल के एंगल से ना देखा जाए, इसलिए लॉ इसे स्पेशली एक्सक्लूड कर रहा है। कहता नहीं, इस चीज को अगर आप कोई इनवर्ड सप्लाई से कोई परचेज जिसपे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेबल हो रहा है, वो आपके लिए सेल नहीं मानी जाएगी और आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये था डिस्कशन हल्का सा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।